जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स प्लस पॉइंट की टू सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम क्या होता है दोस्तों? देखिए, नेशनल इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा क्या किया जाता है, अर्न किया जाता है। और एग्रीगेट का मतलब होता है कि जैसे किसी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे राइस का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम केजी में मेज़र करते हैं, कपड़े का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इसको हम क्या करते हैं, मनी में मेज़र करते हैं। तो मनी में मेज़र करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एग्रीगेट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होता है और इसके इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है नेशनल इनकम। देखिए, लिखा हुआ है कि इट इज़ द सम टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो इनकम अर्न किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। फिर से सुनिए कि हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, अब ये देखिए नॉर्मल रेसिडेंस एक पॉइंट यहाँ आया है और एक वर्ड आया है यहाँ पर, सॉरी नॉर्मल रेसिडेंस ये पॉइंट आया और एक आया है फैक्टर इनकम। दो बातें आई हैं। अब आपको यहाँ पे आगे डिटेल से पढ़ाएंगे कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन होते हैं और फैक्टर इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम समझिए, नेशनल इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो किसी देश के, किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो इनकम अर्न किया जाता है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो देखिए, नेशनल इनकम जो होता है वो फैक्टर इनकम का सम होता है। फैक्टर इनकम क्या होता है, अब देखिए फिर नेक्स्ट है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो होता है वो फैक्टर सर्विसेज से जनरेट होता है। जैसे आप फैक्टर सर्विसेज के बारे में पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड पे क्या एराइज होता है, रेंट। लेबर को क्या दिया जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देखिए लोग कहते हैं कि लेबर को वेजेस एंड सैलरी देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कह सकते हैं, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वो सारे पेमेंट आ जाएंगे जो सैलरी एंड वेजेस के अलावा भी दिए जाते हैं। जैसे कोई एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान देता है, चलाने के लिए कार देता है, ठीक है, और अदर फैसिलिटी देता है, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर है कैपिटल। कैपिटल पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर, इसको क्या चाहता है, प्रॉफिट। तो जो फैक्टर सर्विस पे जो इनकम जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। और यही फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा अर्न किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम क्या होता है। अब ये नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है इसके बारे में आप पढ़िए। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंस होते हैं, इसके लिए दो फीचर आपको याद करने होंगे। दो फीचर कौन कौन से हैं, पहला है आपका कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेज इन दैट कंट्री, कि वो पर्सन जो उस कंट्री में रह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ जुड़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो इंसान वहाँ पर कमा रहा हो, खा रहा हो, मतलब उसका जीना बनना उसी कंट्री के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो पहली बात कि नॉर्मल रेसिडेंस होने की पहला फीचर है कि आपका उस कंट्री के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। दूसरा होता है कि रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, कम से कम वो 1 साल उस कंट्री में रहा हो, ठीक है। तो दो फीचर याद रखिएगा। नॉर्मल रेसिडेंस को किसको हम बोलेंगे, कि वो एक ऐसा पर्सन जो किसी एक कंट्री में 1 साल रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रहना खाना पीना सारा कुछ उसी कंट्री के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो यहाँ से आपको नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेशनल इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान अर्न किया जाता है,
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में आपको नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इस चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है, बस है वही चीज़, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए लिखा हुआ है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कि एक साल के दौरान जितने भी मतलब हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, वही उनके द्वारा जो अर्न किए जाते हैं इनकम, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, वो हमारे देश के द्वारा मतलब वो क्या होना चाहिए, उस कंट्री के अंदर अर्न होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा आपको बात बता रहे हैं कि जो नेशनल इनकम होता है उसमें इनकम बस केवल नॉर्मल रेसिडेंस का आता है, और डोमेस्टिक इनकम में जो इनकम अर्न किया जाता है दोस्त, उसमें दोनों आते हैं। दोनों का मतलब होता है कि वो आपके रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है आप उसको समझ ही गए, ठीक है, और वो एनआरआई भी हो सकते हैं, मतलब नॉन रेसिडेंस भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम में केवल आपके नॉर्मल रेसिडेंस का ही इनकम अर्न किया जाए, बस केवल वो जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर इनकम अर्न होना चाहिए। जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर कोई इंसान, जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग इनकम अर्न करेंगे तो ये डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। और अगर हम जाकर किसी दूसरे कंट्री में अगर हम इनकम अर्न करेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ, अगर कोई दूसरा विदेशी अगर आके हमारे इंडिया में इनकम अर्न करता है तो हमारे देश का वो डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा। तो बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेशनल इनकम जिसमें क्या आते हैं, बस नॉर्मल रेसिडेंस के इनकम आते हैं, कौन कौन से, जो हमारे देश के अंदर अर्न किए गए हैं और हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा और हमारे निवासी द्वारा जो विदेश में अर्न किया गया है वो इसमें आता है। बस डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि जो फैक्टर इनकम हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स को द्वारा अर्न किए गए हमारे कंट्री में, लिखा है ना विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर, और विदेशियों द्वारा जो हमारे जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो हमारे कंट्री के अंदर अर्न किए हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाता है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप कैलकुलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो उसमें आपको कुछ बातें इस चैप्टर का हेल्प आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है। तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो नेशनल इनकम होता है इसको हम बोलते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए अब इसमें एक फार्मूला छोटा सा है कि डोमेस्टिक इनकम हम कैसे निकालेंगे। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेसिडेंट्स विद इन कंट्री प्लस नॉन रेसिडेंट्स विद कंट्री, मतलब जो रेसिडेंट्स मतलब जो आपके कंट्री के हैं, आपके विद इन कंट्री, आपके देश के अंदर जो आपके निवासी के द्वारा इनकम अर्न किया गया है वो, प्लस जो नॉन रेसिडेंट्स हैं जो मतलब अदर कंट्री के हैं, वो आपके कंट्री के अंदर इनकम अर्न करेंगे। दोनों के इनकम को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है नेशनल इनकम में किसका इनकम आएगा, ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स का, ठीक, चाहे वो कहाँ भी अर्न किया गया हो, या आपके देश के अंदर हो या देश के बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। नॉर्मल रेसिडेंट्स विद इन कंट्री प्लस नॉर्मल रेसिडेंट्स आउटसाइड कंट्री, मतलब जो आपके निवासी, आपके देश के जो निवासी हैं, आपके कंट्री में इनकम अर्न किए हैं वो, प्लस आपके निवासी के द्वारा जो विदेशों में इनकम अर्न किया गया है वो इनकम आप ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम पता चल जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ें क्या कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ठीक, और इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और फार्मूलाज के बारे में जो आपको कैलकुलेशन, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये 3, 1, ये 2 और ये 3, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त। ठीक है, जब से आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा ना, जब से आप ये नहीं समझेंगे, आप कैलकुलेशन में आपको बहुत समस्या हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ग्रॉस से नेट जाना है, ठीक है, बस हम जैसे समझा रहे हैं बस आप उसे समझिए पहले, ठीक है, बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस से आपको नेट में जाना, अब ये ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, ये इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, अभी हम इसको बता देंगे। इसके चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सारी चीज़ें
डिटेल से लिखे होंगे, आपको वहाँ से उस वीडियो में जाके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं वो चीज़ नेट में चेंज हो जाती है, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब हमको ग्रॉस से नेट जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिर अपोजिट नेट से अगर हमको ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस आएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। फिर इसके बाद एमपी और एफसी, देखिए एमपी को बोलते हैं हम मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और एफसी को बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट और क्या होता है मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो, जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं बेसिकली। जैसे कोई ये पेन है, इसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एफसी, क्योंकि अब ये मार्केट में जब बिकेगा तो उसमें हम कुछ अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। तो एफसी का मतलब होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च हुआ है, जो कॉस्ट आया है, और वो जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। ठीक, तो एमपी, अब बताइए एमपी बड़ा होता है कि एफसी बड़ा होता है? क्योंकि एमपी जो है वो मार्केट बिक रहा है, उसमें ऑलरेडी सारा कुछ इंक्लूड है, प्रॉफिट वगैरह, तो एमपी बड़ा होगा, एफसी छोटा होगा। तो एमपी से जब हम एफसी में जाएंगे ना तो हमको क्या करना होगा, माइनस एनआईटी, और एफसी से हम एमपी में आएंगे तो प्लस एनआईटी। अब ये एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। आपको एनआईटी निकालना होगा तो आप सिंपल से क्या कर देंगे, आईटी माइनस सब्सिडी कर देंगे, आपका एनआईटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। डोमेस्टिक नेशनल क्या होता है आपको बता ही दिए, डोमेस्टिक विद इन कंट्री और नेशनल का मतलब आउटसाइड कंट्री। ठीक, डोमेस्टिक से आपको नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए माइनस NFIA। अब ये NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है, तो डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाने के लिए आपको ये भी पता होगा कि जो नेशनल इनकम होता है उसमें बस केवल अपने नॉर्मल रेसिडेंस का इनकम अर्न किया जाता है और बाहरी वालों को हटा दिया जाता है। तो देखिए इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नॉन रेसिडेंस विद इन कंट्री। जो नॉन रेसिडेंस है, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, आपके कंट्री में इनकम अर्न किए, उसको आप माइनस कर दीजिए, प्लस नॉर्मल रेसिडेंस आउटसाइड कंट्री, और उस इनकम को ऐड कर दीजिए जो आपके नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा अर्न किया गया है। तो आपका डोमेस्टिक से नेशनल इनकम आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आपको प्लस NFIA करना होगा, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा होता है। ठीक है, और आपको नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो माइनस NFI। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त, ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरे नेशनल इनकम में यूज़ करना होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, काम करेगा आपका। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। आपने नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप समझ गए हैं। ठीक है, और अब बात दो चीज़ की फंस रही है कि अब इसको यूज़ कैसे करें और एग्रीगेट्स क्या होते हैं। अभी तो ये तो पढ़े का हम लोग। ठीक है, देखिए कुल टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं दोस्त। ठीक है, कितने एग्रीगेट, टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। देखिए लाइन से लिखा हुआ है यहाँ पे, GDP एट MP, GDP FC, NDP MP, ये कुल 8 है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मान लीजिए इसका आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, तो दोस्त इसका डेफिनेशन मीनिंग एकदम सिंपल है। बस आपको यहाँ पर दो चीज़ें चेंज करनी होंगी, एक मार्केट प्राइस और एक मनी वैल्यू, मतलब फैक्टर कॉस्ट। हम फैक्टर कॉस्ट या मनी वैल्यू, बात एक ही चीज़ होता है, दोनों एक ही बोलो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है GDP MP कि GDP MP क्या होता है, तो आप लिखेंगे इट रेफर्स टू द मार्केट price of all final goods and services which are produced in a domestic territory of a country during a period of time।
ठीक है। तो ये हो गया जीडीपी एमपी की डेफिनेशन। अब मान लीजिए वो जीडीपी एफसी पूछ रहा है, देखिए सब चीज चेंज है, बस यहाँ पर एफसी आ गया, फैक्टर कॉस्ट आ गया, बाकी सब कुछ चेंज है। तो इसमें आपको डेफिनेशन सेम है, बस आपको चेंज क्या करना है, जो आप मार्केट प्राइस लिख रहे थे वहां पर आपको क्या चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है। ठीक है, मतलब मनी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट या मनी वैल्यू का ये बात की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द क्या होगा, मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द मनी, नेट वगैरह कुछ नहीं लगाना क्योंकि हम डोमेस्टिक में हैं। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बाद देखिए आ गया नेक्स्ट एनडीपी एमपी। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए किसी भी एग्रीगेट में अगर नेट लगा होगा यानी उसमें से डेप्रिसिएशन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको डेफिनेशन में नेट लगा लेना है, बाकी सब कुछ सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू द नेट, नेट, अब देखिए ये एमपी है। ठीक है, इट रिफर्स टू द नेट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए सेम है, बस यहाँ पर मार्केट प्राइस की जगह आपको फैक्टर कॉस्ट लिख लेना है। फिर आएगा आपका जीएनपी एमपी, तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसमें आपका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि इट रिफर्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड आइदर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और आउटसाइड, मतलब दोनों का इनकम होगा, हमारे देश के अंदर जो अर्न किया गया इनकम वो, और प्रोड्यूस है वो, और हमारे देश के जो बाहर प्रोडक्शन हुआ है वो। ठीक है, दोनों के मार्केट प्राइस को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जीएनपी एमपी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए जीएनपी एफसी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो बस हमको एमपी की जगह मार्केट प्राइस की जगह क्या लिख लेना है, लेके चलना है मनी वैल्यू यानी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद एनएनपी एमपी है, तो हमको बस देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो सारा कुछ सेम है, बस हमको क्या कर लेना है, नेट लेके चलना है। ठीक है, तो अब इसके बाद एनएनपी एफसी है, तो इसमें नेट हो जाएगा, और ये एफसी है इसको हम मनी वैल्यू लेके चलेंगे। तो ये टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब बात आती है, जैसे मान लीजिए आपको सारा कुछ आप सीख गए एग्रीगेट्स में, आप ये सारी चीज़ें जान गए कि हाँ ये सब क्या होता है, ये फार्मूला क्या होता है, अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है। अब ये देखिए बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जीडीपी एमपी दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दिया होगा और आपको निकालना है एनएनपी एफसी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, आपके पास ये 3 फार्मूला ये याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको एक एक करके ग्रॉस से नेट आएंगे, ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करते हैं बताइए, ग्रॉस से नेट आने के लिए, ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करते हैं, देखिए ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, तो डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करते हैं, प्लस NFIA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस NFIA। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, छोड़ दीजिए। एमपी से एफसी आने के लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए क्या होता है, एमपी बड़ा होता है एफसी छोटा होता है, तो एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एनडीपी एमपी से आपको जीडीपी एमपी निकालना है। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस आएंगे तो क्या होगा, ठीक है सेम वही चीज क्या हो जाएगा, नेट से ग्रॉस उल्टा है। ठीक है, नेट से ग्रॉस आना है तो आपको क्या करना, माइनस डिप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, प्लस, क्योंकि ऑलरेडी नेट वैल्यू है तो प्लस डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। एमपी से एफसी आने के लिए क्या करेंगे, एमपी से एफसी आने के लिए आपको करना होगा माइनस NIT। ठीक, चलिए नेक्स्ट एनएनपी एफसी से आपको जीडीपी एमपी बनाना है, चलिए फटाफट बनाते हैं। नेट से ग्रॉस आने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। नेट से डोमेस्टिक आने के लिए क्या करेंगे, माइनस, देखिए नेट से सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक। ठीक है, इसका दूसरा वाला नेशनल होता है। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NFIA होता है, क्योंकि नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा होता है, बड़े से छोटे आने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए क्या करेंगे, माइनस NFIA। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, छोड़ दीजिए। एफसी से एमपी आने के लिए, क्योंकि एफसी छोटा होता है एमपी बड़ा होता है, तो क्या करेंगे, प्लस NIT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लास्ट जीएनपी एमपी से आपको एनपी एमपी बनाना है। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी सेम है।
ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।